किया आपने? हेलो, गुड इवनिंग। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप बताओ, आपके पास आवाज आ रही है? ओके। लास्ट टाइम हमने बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात स्टार्ट करी थी, ठीक है? और उसमें हमने लिस्ट में सबसे पहले स्टार्ट करा था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी हमने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिए। एक तो आपको टाइप तो यहाँ पे होस्ट भी करना है, पाठशाला जो एडमिन है वहां पे टाइप करना है। तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अगर देखें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे, एक केएमएनओ4 और एक K2Cr2। लास्ट टाइम एक बात आई थी कि केएमएनओ4 जो होता है वो स्लाइटली बेसिक मीडियम न्यूट्रल मीडियम में रिड्यूस होके जाता है MnO2 में, ये मैंने बताया था, ठीक है? और उसमें ना आपने कुछ बात बताई थी कि सर बेयर्स रिएजेंट में लेविंसन ने लिखाया था कि वहां पे MnO4 माइनस रिड्यूस होके जाता है MnOOH होल ट्वाइस में, ठीक है? वहां पे भी बेयर्स रिएजेंट में MnO4 माइनस जो होता है वो बेसिक होता है, एल्कलाइन होता है, तो वहां पे रिड्यूस होके वो MnOOH होल ट्वाइस में जा रहा है, और आपने बताया MnO2 में। तो क्या फर्क है? तो वो फर्क मैं बताता हूं, वो मैंने ढूंढ लिया फर्क। एक्चुअल में अगर अपन बात करें, मैग्नीज का जो +4 वाला जो ऑक्साइड होता है ना, वो MnO2 ही होता है। मैग्नीज का जो +4 वाला जो ऑक्साइड होता है वो MnO2 ही होता है, ठीक है? लेकिन जब ये सूखा होता है, जब ये ड्राई होता है, तो ये इस फॉर्म में रहता है, MnO2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है? तो मैग्नीज का जो +4 वाला ऑक्साइड जो है वो MnO2 ही है, ये बिल्कुल ब्लैक होता है, ठीक है? लेकिन अगर ना कहीं पे एक्वस मीडियम में, कहीं पे पानी में अगर MnO4 माइनस रिड्यूस होके MnO2 में जाता है, +4 में जाता है, तो वो +4 में जब जाता है तो MnO2 बनता है, लेकिन वो MnO2 वहां पे हाइड्रेटेड हो जाता है। मतलब कि अगर कहीं पे पानी होगा ना तो वो MnO2 वहां पे बनेगा, लेकिन जैसे ही वो बनेगा ना तो उसे पानी जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा MnOOH होल ट्वाइस। वहां पे हाइड्रेटेड मैग्नीज ऑक्साइड बन जाएगा। तो एक्चुअल में MnO4 माइनस रिड्यूस होकर MnO2 भी जा रहा है, +4 में ही जा रहा है, ठीक है? और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी मैग्नीज +4 में ही है, यहाँ पे भी मैग्नीज +4 में ही है, तो MnO4 माइनस रिड्यूस होकर +4 में ही जा रहा है। लेकिन हुआ क्या एक्चुअल में कि यहाँ पे पानी था, तो वो पानी क्या हुआ कि जैसे MnO2 बना, उस MnO2 से पानी आके जुड़ गया, ठीक है? तो उसे पानी आके जुड़ जाता है तो इसकी फॉर्म बदल जाती है, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन जो है, उसका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाता है और ये बन जाता है MnOOH होल ट्वाइस। तो एक्चुअल में अभी भी मैग्नीज +4 में ही है, वो रिड्यूस होकर +4 में गया है, बस वो हाइड्रेटेड हो चुका है, उससे पानी जुड़ चुका है, ठीक है? और ये जो चीज होती है ना MnOOH होल ट्वाइस, ये पूरा ब्लैक नहीं होता है, ये क्या होता है? ब्लैक ब्राउन होता है, ये ब्लैक ब्राउन होता है, ठीक है? लेकिन अगर अपन जैसे बात करें, जैसे NCERT है, तो NCERT में ना MnO4 माइनस को ना रिड्यूस कराया है बेसिक मीडियम में, तो ओनली उन्होंने NCERT में MnO2 लिखा है। NCERT में DF ब्लॉक में ये सारी रिएक्शंस दे रखी हैं, तो वहां पे MnO4 माइनस को बेसिक मीडियम में रिड्यूस करके MnO2 ही लिखा है। लेकिन जो लैब मैन्यूल है NCERT की, जो ना सॉल्ट एनालिसिस की जो बुकें होती है बहुत अच्छी, उन बुक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है? MnO4
माइनस रिड्यूस होके MnOOH होल ट्वाइस बनाता है। तो वहां पे लिखा हुआ है कि MnO4 माइनस रिड्यूस होके MnO2 में गया तो सही, लेकिन वहां पे चारों तरफ पानी था तो पानी उससे चिपक गया, वो हाइड्रेटेड हो गया। तो वो हाइड्रेटेड हो जाता है तो उसकी फॉर्म हो जाती है MnOOH होल ट्वाइस। ठीक है, और ये होता है ब्लैक ब्राउन। तो आपको लैब में मतलब पूरा ब्लैक नजर नहीं आएगा, आपको ब्लैक ब्राउन नजर आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि MnO2 बना तो सही, लेकिन वो पानी से चिपक गया, पानी उससे चिपक गया और वो इस फॉर्म में जा चुका है, इसलिए अब वहां पे प्रॉपर MnO2 नहीं है, वहां पे ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड प्रॉपर ब्लैक नहीं होता है, ये ब्लैक ब्राउन होता है। ओके, तो अगर कहीं पे MnO2 दे रखा है तो भी सही है, और कहीं पे MnOOH होल ट्वाइस दे रखा है तो भी सही है। ठीक है, और लैब में अगर बात करें प्रैक्टिकली, आपको जो पीपीटी दिखती है वो इसकी दिखती है, क्योंकि लैब में अपन जो काम करते हैं वो तो पानी में ही काम करते हैं, एक्वस मीडियम में काम करते हैं, और कहीं पे भी एक्वस होगा तो ये MnO2 जो होगा उस पानी से चिपक जाएगा, ये हाइड्रेटेड हो जाएगा, तो इसकी फॉर्म बन जाएगी MnOOH होल ट्वाइस। में तो 1% सोल्यूशन ही होता है, इसलिए पानी होता है। अरे मतलब हर बार अगर पानी है तो यही होगा। बिल्कुल, हर बार पानी है तो यही होगा, हर बार पानी होगा तो यही काम हो जाएगा कि MnO2 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम में आता है उसको मतलब ऑक्सीडाइज करना, मतलब स्लाइटली बेसिक मीडियम मेरा तो अपन क्या लिखना है, MnO2 आएगा क्या? आप MnO2 भी बता सकते हो, आप ये भी बता सकते हो, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे, क्योंकि वो आईआईटी वाले भी समझते हैं कि ये दोनों बात एक ही है। अगर ये मैग्नीज प्लस 4 अगर सूखा होता है, ड्राई होता है, तो MnO2 की फॉर्म में रहता है। आपको लैब में मैग्नीज प्लस 4 का जो ऑक्साइड दिखता है, जो पाउडर दिखता है, वो MnO2 ही है, लेकिन जब ये पानी में जाता है तो पानी में जाते ही इसकी फॉर्म चेंज हो जाती है, ये बन जाता है MnOOH होल ट्वाइस। ठीक है, पानी में जाते ही इसमें क्या होता है, पानी चिपक जाता है तो इसका हाइड्रोक्साइड बन जाता है, इसलिए आपको पानी के अंदर एक्वस मीडियम में आपको ये चीज दिखेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक ही है, यहाँ पे भी मैग्नीज प्लस 4 में, यहाँ पे भी मैग्नीज प्लस 4 में, बस इसमें पानी चिपका हुआ है। नहीं, मैं एक वो बात रिवाइज करा रहा हूँ कि लास्ट टाइम मैंने एक बात बताई थी कि MnO4 माइनस जो होता है वो स्लाइटली बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में रिड्यूस होकर MnO2 में जाता है। ठीक है, तो वो MnO2 में जाता तो है, लेकिन एक्चुअल में वो जो MnO2 बनता है वो कन्वर्ट हो जाता है MnOOH होल ट्वाइस में, क्योंकि MnO2 वहां पे जो बनता है, MnO2 की जो पीपीटी बनती है वहां पे पानी में बनती है, और जैसे ही MnO2 के कॉन्टेक्ट में पानी आता है तो पानी इससे चिपक जाता है, इसका हाइड्रेशन हो जाता है, तो ये हाइड्रेटेड की फॉर्म में चला जाता है, तो इसका हाइड्रेटेड ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है, MnOOH होल ट्वाइस बन जाता है। ठीक है, तो बना यही था, लेकिन पानी था तो पानी के साथ जुड़ के ये इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आप ये बताओ या ये बताओ, बात एक ही है, लेकिन लैब में जो आपको पीपीटी दिखती है वो पीपीटी इसकी नहीं दिखती है, वो इसकी दिखती है। ओके, तो ये MnO4 माइनस, डाइक्रोमेट और क्रोमेट की बात हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है हैलोजेंस। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हैलोजेंस। हैलोजेंस भी बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और बहुत पॉपुलर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, हैलोजेंस जो होते हैं वो आसानी से सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं, और खुद रिड्यूस होकर किसमें जाते हैं, -1 में जाते हैं। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो कि हैलोजेंस जो होते हैं वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देंगे और खुद रिड्यूस होकर चले जाते हैं X- में। जैसे F2 होगा
तो F2 रिड्यूस होकर चला जाएगा F माइनस में, Cl2 होगा तो Cl माइनस, Br2 होगा तो Br माइनस और I2 होगा तो I माइनस। तो ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। F2, Cl2, Br2, I2 ये चारों के चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। अब आप यहां पे देखिए F2, Cl2, Br2, I2 ये चारों के चारों ऑक्सीडाइजिंग नेचर के होते हैं। इनका काम है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना और खुद रिलीज होना, लेकिन चारों की पावर जो है ना वो एक जैसी नहीं है, ये आप भी जानते हो। इन चारों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है फ्लोरीन, फिर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ठीक है, और फिर आयोडीन। आयोडीन जो होता है ना वो इन चारों में से सबसे वीक होता है। तो फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन चारों में से, ठीक है, और आयोडीन जो होता है वो इन चारों में सबसे वीक होता है, ठीक है। इस बात को हम एक सिंपल समझ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद करो जैसे जैसे हम नीचे चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की पावर बढ़ती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे जैसे नीचे मूव करते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर चारों हैलोजन में अगर देखा जाए तो सबसे नीचे कौन आता है? तो सबसे नीचे फ्लोरीन आता है। तो फ्लोरीन की जो पावर होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये आसानी से सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर देगा और खुद रिलीज हो जाएगा। क्लोरीन उससे ऊपर आता है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर थोड़ी कम हो जाती है, ब्रोमीन और ऊपर आता है तो उसकी पावर और कम हो जाएगी, और आयोडीन इन तीनों से ऊपर आता है तो इसकी पावर और कम होती है, ठीक है। और ये जो इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है इनको हम एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, एक और तरीके से भी। फ्लोरीन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतना पावरफुल है कि ये पानी तक को भी नहीं छोड़ता, ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। कि फ्लोरीन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि अगर आप फ्लोरीन गैस को अगर पानी में से फ्लो कराओ ना, पानी में से पास कराओ ना, ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देगा और पानी को ऑक्सीडाइज करके भेज देता है O2 में और खुद रिड्यूस होकर चला जाता है -1 में। फ्लोरीन इतना पावरफुल है और ये रिएक्शन तो बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस रिएक्शन है। ये आपके पता नहीं एनसीईआरटी में कहां दे रखी है, पता नहीं 3-4 जगह तो दे ही रखी है। एक तो रिडॉक्स चैप्टर में दे रखी है, एक पी ब्लॉक में दे रखी है, ये ऑर्गेनिक में आ जाती है, ठीक है, ये आपके वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दे रखी है, ये डीएफ ब्लॉक में दे रखी है, सब जगह ये बिखरी हुई है। और ये बहुत फेमस रिएक्शन है कि फ्लोरीन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि अगर आप फ्लोरीन को पानी में से पास कराओ ना, ये पानी तक को भी नहीं छोड़ता, ये पानी को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है, पानी को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा O2 में और खुद रिड्यूस होकर चला जाता है -1 में, ठीक है। और यही रीजन है कि फ्लोरीन वाटर एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे आप सुनते होंगे कि क्लोरीन वाटर होता है, आप सुनते होंगे ब्रोमीन वाटर होता है, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा फ्लोरीन वाटर, कि फ्लोरीन वाटर आपने कभी नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन वाटर इसलिए नहीं सुना क्योंकि फ्लोरीन पानी में टिक ही नहीं सकता, ये पानी में रह ही नहीं सकता। अगर आपने फ्लोरीन गैस को अगर पानी में से पास कराया तो वो फ्लोरीन तुरंत पानी को ऑक्सीडाइज कर देगा, फटाफट उसको O2 में कन्वर्ट करने लग जाएगा और खुद रिड्यूस होकर किसमें चला जाता है? F- में चला जाता है। तो ये इतना पावरफुल है, ये पानी तक को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। अब बात समझो, सुनो, जैसे हम अगर बात करें क्लोरीन की, अगर आप क्लोरीन गैस को आप पानी में से पास कराओ तो वहां पे क्लोरीन वाटर बनता है, ठीक है। क्लोरीन में भी ताकत है, क्लोरीन भी पानी के साथ रिएक्शन करता है और क्लोरीन भी पानी के साथ रिएक्शन करता है और पानी के साथ रिएक्शन करके बनाता है HCl और HOCl। कुछ याद आया? एल्कीन की केमिकल रिएक्शन, एडिशन ऑफ हैलोजन वाटर। तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि अगर आप क्लोरीन वाटर लेते हो तो क्लोरीन वाटर में धीरे धीरे क्लोरीन पानी के साथ रिएक्शन करके बनाता है HCl और HOCl, ठीक है। अब यहाँ पे जो HCl और जो HOCl बनते हैं
उसमें जो ये HOCl होता है ये अनस्टेबल होता है। ये जो HOCl होता है ये अनस्टेबल होता है, ये टूट जाता है HCl और O में, नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन बन जाता है, नवजात ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, और इस नवजात ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो चुकी है 0। अब आप यहाँ पे सोचिए ये ऑक्सीजन आया कहां से, ये ऑक्सीजन है किसका। यहाँ पे हमने तो क्लोरीन वाटर लिया था, तो क्लोरीन के पास तो कोई ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर ये ऑक्सीजन आ कहां से रहा है, तो ये ऑक्सीजन फिर पानी से ही आ रहा है, ये फिर पानी का ही ऑक्सीजन है। और पानी का ऑक्सीजन तो पहले -2 में था और ये फाइनली अब किस में चल चुका है, 0 में चल चुका है। और क्लोरीन जो पहले 0 में था अब वो फाइनली किस में आ चुका है, -1 में आ चुका है। तो अगर देखा जाए कि क्लोरीन भी जो होता है वो फाइनली पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है, कि क्लोरीन भी जो है उसको भी जब हमने पानी में डाला, ठीक है, तो उसने धीरे धीरे करते पानी को ऑक्सीडाइज कर दिया। तो क्लोरीन भी पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन क्लोरीन को समय लगता है। क्लोरीन जो होता है वो एकदम से काम नहीं करता है, बहुत जल्दी से काम नहीं करता है। कि क्लोरीन के पास भी ताकत है कि क्लोरीन भी पानी को ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखता है, लेकिन उसकी स्पीड बहुत स्लो है, वो बहुत जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। आप पानी में से क्लोरीन पास कराओ तो क्लोरीन वहां पे टिका रहेगा, वो पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करता है। तो काम करने की क्षमता है, आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसका डेल्टा जी, इस काम का डेल्टा जी नेगेटिव है, काम हो सकता है, लेकिन इसका जो स्मॉल के जो है, जो इसका रेट कांस्टेंट है वो बहुत कम है। इस काम का जो रेट कांस्टेंट जो है ना, काम करने की जो स्पीड है वो बहुत स्लो है। इस कारण से क्लोरीन जो होता है वो कुछ समय के लिए पानी में टिक जाता है, ठीक है। ऐसे ब्रोमीन की बात करें कि ब्रोमीन की भी अगर बात की जाए तो ब्रोमीन भी पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। अगर आप ब्रोमीन वाटर लो तो ब्रोमीन वाटर में क्या होता है, पानी के अंदर ब्रोमीन डिजोल्व है, तो जो पानी के अंदर जो ब्रोमीन पड़ा होता है वो ऐसे नहीं कि पड़ा ही रहता है, नहीं, एक समय के बाद ब्रोमीन भी पानी के साथ रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके बनाता है HBr और HOBr बनाता है। और जो ये यहाँ पे HOBr बनता है ये भी HOCl की तरह अनस्टेबल होता है। तो ये HOBr जो यहाँ पे बनेगा ये बनते ही टूट जाता है HBr और O में, तो यहाँ पे वापस एक नेसेंट ऑक्सीजन बन चुका है। अब वापस ये सवाल बनता है कि ये नेसेंट ऑक्सीजन आया कहां से, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन आया H2O से, पानी से आया। तो पानी में ये ऑक्सीजन तो -2 में था, अब ये 0 में जा चुका है। इसका मतलब कि पानी का क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन हो चुका है, पानी ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो सवाल उठता है कि इसको ऑक्सीडाइज करा किसने, तो इसको ऑक्सीडाइज करा है ब्रोमीन ने, कि ब्रोमीन पहले था 0 में, अब वो फाइनली किसमें आ चुका है, -1 में आ चुका है। तो ब्रोमीन भी जो होता है वो भी पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। तो जिस तरीके से फ्लोरीन पानी को ऑक्सीडाइज करता है, उसी तरीके से अगर अपन बात करें कि क्लोरीन और ब्रोमीन भी पानी को ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखते हैं, लेकिन ये इतने पावरफुल नहीं होते जितना पावरफुल फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन जो होता है बहुत पावरफुल होता है, कि मतलब कि फ्लोरीन तो जैसे ही पानी में जाएगा तुरंत पानी को ऑक्सीडाइज करने लग जाएगा, मतलब कि फटाफट पानी के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करता जाएगा, O2 बनाता जाएगा और खुद रिड्यूस होकर -1 में जाता जाएगा। तो खुद रिड्यूस होकर -1 में जाता जाएगा और पानी को ऑक्सीडाइज करता जाएगा, उसकी O2 बनाता जाएगा। तो फ्लोरीन की जो पावर है वो बहुत ज्यादा है। इसका जो डेल्टा जी होता है इस रिएक्शन का बहुत ज्यादा हाईली नेगेटिव होता है, ठीक है। और एक और बात, इसका डेल्टा जी भी हाईली नेगेटिव है और इस काम की जो स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। कि आपका डेल्टा जी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है और आपकी स्पीड भी बहुत ज्यादा नेगेटिव है, स्पीड भी बहुत ज्यादा है। तो आप काम करोगे भी ज्यादा और काम करोगे भी जल्दी। तो यहाँ पे काम होता भी है ज्यादा और काम होता भी है फटाफट, जल्दी से होता है। इसलिए फ्लोरीन जो होता है वो पानी में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इस कारण से फ्लोरीन वाटर एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए आपने कभी भी फ्लोरीन वाटर नहीं सुना होगा। लेकिन क्लोरीन वाटर हम सुन लेते हैं, ब्रोमीन वाटर सुन लेते हैं, ऐसा क्यों? तो माना कि क्लोरीन और ब्रोमीन पानी को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ये भी पानी को ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखते हैं, इनकी भी रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ये भी काम कर सकते हैं कि इनका भी जो काम है वो डेल्टा जी, इनके भी काम का डेल्टा जी नेगेटिव है। तो ये काम दोनों थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है, क्लोरीन और ब्रोमीन भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। लेकिन इनकी जो काइनेटिक्स है, इनकी जो रिएक्शन करने की जो काइनेटिक्स है, जो इनकी स्पीड है वो बहुत स्लो है। कि आप काम करते तो हो लेकिन आप काम काफी धीरे धीरे करोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए क्लोरीन जो है वो कुछ समय तक पानी में टिक सकता है
ब्रोमीन जो है वो कुछ समय तक पानी में टिक सकता है, इसलिए आपको क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर मिल जाता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस कंसेप्ट से भी, इन रिएक्शन से भी हम इनकी पावर को समझ सकते हैं कि फ्लोरीन बहुत फटाफट ऑक्सीडाइज करता है और बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब कि फ्लोरीन इनसे सबसे ज्यादा पावरफुल हो गया। क्लोरीन ऑक्सीडाइज करता तो है लेकिन धीरे धीरे करता है, इसलिए इसकी पावर कम हो गई। ब्रोमीन और धीरे करता है तो इसकी पावर क्लोरीन से भी कम हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, और ये जो बातें हैं ये एनसीईआरटी में छुपी हुई है। एनसीईआरटी में पी ब्लॉक में ये बात छुपी हुई है। जब आप वो पी ब्लॉक पढ़ाएंगे तो वहां पे बात लिखी हुई है कि फ्लोरीन इतना पावरफुल होता है कि वो पानी तक को भी नहीं छोड़ता, पानी में डालो तुरंत उसको ऑक्सीडाइज करने लग जाएगा। ये लिख लो। डेल्टा जी की बात मैंने ऐसे बताई कि डेल्टा जी जो होता है वो काम को रिप्रेजेंट करता है कि काम हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो काम होगा, ठीक है, आप ये काम कर सकते हो। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो काम नहीं होगा। अब जिससे अगर अपन बातें करें कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन तीनों के पास पावर है पानी को ऑक्सीडाइज करने की। तीनों का जो डेल्टा जी होता है ना वो पानी को ऑक्सीडाइज करने का नेगेटिव होता है। फ्लोरीन का भी पानी को ऑक्सीडाइज करने का डेल्टा जी नेगेटिव है, क्लोरीन का भी पानी को ऑक्सीडाइज करने का डेल्टा जी नेगेटिव है, और ब्रोमीन का भी पानी को ऑक्सीडाइज करने का डेल्टा जी नेगेटिव है। तो तीनों का डेल्टा जी नेगेटिव है, इसका मतलब कि तीनों के पास क्षमता है पानी को ऑक्सीडाइज करने की। तो फिर सवाल ये उठता है कि तीनों के पास अगर पानी को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता है तो फिर अब पावर आप कैसे डिसाइड कर रहे हो? आपने फिर ये कैसे कह दिया कि फ्लोरीन बहुत पावरफुल है, क्लोरीन उससे थोड़ा लेस पावरफुल है, ब्रोमीन और लेस है, वो आपने कैसे कह दिया? तो वो ऐसे कहा कि फ्लोरीन का जो डेल्टा जी होता है वो नेगेटिव तो होता है लेकिन नेगेटिव में तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, कि इसका जो डेल्टा जी है वो हाईली नेगेटिव है एज कंपेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें तो पावर और ज्यादा है एंड इसका डेल्टा जी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, और इसकी जो काइनेटिक्स है, इसकी जो रेट है वो भी बहुत ज्यादा होती है, कि मतलब कि जब ये काम करेगा तो एक तो अच्छा खासा काम करेगा और बहुत स्पीड में करेगा, बहुत फटाफट करेगा। तो बोले कि आपकी तो पावर बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि आप बहुत ज्यादा काम करते हो और बहुत स्पीड में करते हो, तो इसका मतलब कि आप तो बहुत पावरफुल हो गए। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का डेल्टा जी नेगेटिव है लेकिन वो थोड़ा लेस नेगेटिव है, और यहाँ पे स्पीड और कम है कि ये करेगा लेकिन ये बहुत धीरे धीरे करेगा, तो इसका मतलब कि आपकी पावर फ्लोरीन के मुकाबले कम है। और ब्रोमीन की बात की जाए तो इसका डेल्टा जी और लेस नेगेटिव है और स्पीड और स्लो है, तो ब्रोमीन और कम पावरफुल हो जाएगा। अब आयोडीन की बात की जाए तो आयोडीन में तो अगर देखा जाए तो आयोडीन में केस उल्टा ही है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो होते हैं वो पानी को ऑक्सीडाइज करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, फ्लोरीन की बहुत ज्यादा है, क्लोरीन की थोड़ी कम है, ब्रोमीन की और कम है। लेकिन आयोडीन के केस में तो उल्टा है। आयोडीन को आप पानी में मिला दो कुछ नहीं होगा। आयोडीन जो है वो पानी में एक तो घुलता ही नहीं है, आयोडीन जो है वो एक तो पानी में घुलता ही नहीं है। ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत घुलता भी है ना तो भी वो पानी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बल्कि उसमें तो उल्टा है,
बल्कि अगर कहीं पे किसी एक्वस सॉल्यूशन में अगर I माइनस पड़ा है, अगर कहीं पे किसी एक्वस सॉल्यूशन में I माइनस पड़ा है और उस एक्वस सॉल्यूशन में से हम ऑक्सीजन पास करा दें, तो वो ऑक्सीजन आएगी, वो बल्कि I माइनस को क्या करेगी, ऑक्सीडाइज कर देगी, उसको I2 में भेज देगी और ये ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो जाएगा और खुद रिड्यूस होकर चला जाएगा H2O में। ठीक है, तो बल्कि आयोडीन में तो उल्टा है, बाकी सब हैलोजन जो होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वो पानी को ऑक्सीडाइज करने की ताकत रखते हैं, वो पानी को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ऑक्सीजन को -2 से 0 में भेज देते हैं। लेकिन आयोडीन में तो उल्टा है कि आप आयोडीन को पानी में मिलाओ, एक तो पानी में घुलता ही नहीं है, ये हम पढ़ेंगे आगे कि I2 तो पानी में घुलता ही नहीं है। लेकिन अगर कैसे भी करके मान लो घोल भी दिया, थोड़ा बहुत घुल भी गया, तो भी उसके पास इतनी पावर नहीं है कि वो पानी को ऑक्सीडाइज कर दे। बल्कि इसमें तो उल्टा होता है कि अगर कहीं पे पानी में I माइनस पड़ा है, उसमें से मैं हवा पास करा दूं, एयर पास करा दूं, O2 पास करा दूं, तो वो ऑक्सीजन आएगी, वो इसको ऑक्सीडाइज कर देगी, इसको भेज देगी I2 में और खुद रिड्यूस होकर चली जाएगी -2। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि आप तो बल्कि पानी को ऑक्सीडाइज कर नहीं सकते, बल्कि उल्टी O2 आपको ऑक्सीडाइज कर देती है। इसका मतलब कि आपकी पावर तो क्या है, काफी कम है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑक्सी हैलाइड। नेक्स्ट हमारी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है ऑक्सी हैलाइड। ऑक्सी हैलाइड, सर आपने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? हाँ, ऑल हैलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, कि सभी के सभी हैलोजन जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हैं, वो ऑक्सीडाइज कर तो सकते हैं, लेकिन सबकी पावर अलग अलग है, सबकी पावर अलग अलग है। ठीक है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। वो कैसे समझा अपन ने कि फ्लोरीन जो होता है वो तुरंत पानी को ऑक्सीडाइज कर देता है। क्लोरीन की थोड़ी कम है क्योंकि वो पानी को ऑक्सीडाइज कर तो सकता है लेकिन धीरे धीरे करता है। ब्रोमीन और धीरे करता है, आयोडीन तो कर ही नहीं पाता है। इसका मतलब कि आयोडीन सबसे वीक है। अब सुनना, आयोडीन पानी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि और किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। दुनिया में और भी तो चीजें हैं, तो आप उनको तो ऑक्सीडाइज कर ही सकते हो। इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है लेकिन इतना पावरफुल नहीं है, इसलिए सबसे लास्ट में चला गया। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में नेक्स्ट है ऑक्सी हैलाइड। ऑक्सी हैलाइड किन्हें कहते हैं? ऑक्सी हैलाइड कहते हैं ऑक्सीजन और हेलोजन के कंपाउंड से। ऑक्सीजन प्लस हेलोजन के कंपाउंड्स को हम कहते हैं ऑक्सी हैलाइड। जैसे आपने सुने होंगे ClO-, ClO2-, ClO3-, ClO4-, ये ऑक्सी हैलाइड होते हैं, इनको ऑक्सी हैलाइड कहा जाता है। ठीक है, एंड ऑक्सी हैलाइड जो होते हैं ना वो भी अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं कि ये बड़े आसानी से सामने वालों को केमिकल्स को ऑक्सीडाइज कर देते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये ऑक्सी हैलाइड जब सामने वालों को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस होकर किस में जाएंगे? जैसे अभी लिखना मत समझना, ClO-, ये भी ऑक्सी हैलाइड है, तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है चीजों को, सामने वालों को ऑक्सीडाइज कर सकता है तो खुद रिड्यूस हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा? अभी जैसे इसमें क्लोरीन +1 में, तो क्लोरीन रिड्यूस होकर किस में जाएगा? जैसे यहाँ पे क्लोरीन +3 में, यहाँ पे क्लोरीन +5 में, यहाँ पे क्लोरीन +6 में, सॉरी +7 में। ठीक है, तो जब ये ऑक्सी हैलाइड जब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस होकर किस में जाएंगे? तो जब भी ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे तो 0 से पहले कभी भी इनका ब्रेक नहीं लगेगा। मतलब कि जब ये रिड्यूस होंगे जो 0 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, 0 तक तो इनका रिडक्शन तो होगा ही होगा, और कभी कभी 0 से नीचे भी जा सकते हैं, -1 तक भी जा सकते हैं, लेकिन 0 से पहले कभी भी नहीं रुकेंगे। जैसे ClO4-, तो ClO4- में जो क्लोरीन है वो +7 में। ठीक है, तो जब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, और जब ये खुद रिड्यूस होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी,
तो ये +7 से नीचे जाएगा, तो +7 से नीचे +5 में जाएगा, +5 में जाएगा लेकिन उसमें रुकेगा नहीं, ये और नीचे जाएगा, +3 में जाएगा, +3 से नीचे और जाएगा, +1 में जाएगा, +1 से नीचे और जाएगा, 0 में जाएगा। 0 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, 0 से पहले तो ये रुकने वाले नहीं है, 0 से पहले तो ब्रेक लगने वाला नहीं है। तो कोई भी ऑक्सीलाइड हो, जब भी ये रिड्यूस होंगे तो 0 तक तो जाएंगे ही जाएंगे, Cl2 तो बनाएंगे ही बनाएंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर अच्छा मीडियम मिल गया तो ये तो फिर और रिड्यूस हो जाएंगे एंड पूरे रिड्यूस हो जाएंगे और फाइनली किस में चले जाएंगे, -1 में चले जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब 0 में जाएंगे और कब -1 में जाएंगे। तो अगर मान लीजिए कि अगर ये सामने वाले को कर रहे हैं ऑक्सीडाइज और खुद हो रहे रिड्यूस और वहां पे मीडियम है एसिडिक, तो एसिडिक मीडियम में ये रिड्यूस होके जाते हैं 0 पे। एसिडिक मीडियम में ब्रेक लगता है 0 पे। और अगर वहां पे अगर मीडियम बेसिक है, अगर आप बेसिक मीडियम में रिड्यूस हो रहे हो तो बेसिक मीडियम में ये पूरे रिड्यूस हो जाते हैं और रिड्यूस होके चले जाते हैं -1। तो ऑल ऑक्सीलाइड्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस होके 0 तक तो जाएंगे ही जाएंगे। एसिडिक मीडियम तो 0 तक ब्रेक लग जाएगा और बेसिक मीडियम -1। लिख लो। अब इसमें एक और सवाल की बात करते हैं कि ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस ऑक्सीलाइड, ये चारों के चारों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इन चारों की अगर पावर की बात की जाए, सबसे ज्यादा पावर किसकी होगी? सबसे बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस या ClO4 माइनस? ClO4 माइनस लगता है, लेकिन ये नहीं होता है। ये चारों में से सबसे ज्यादा जो पावरफुल है ना वो ClO माइनस, फिर ClO2 माइनस, फिर ClO3 माइनस और फिर ClO4 माइनस। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कि मतलब कि यहाँ पे पावर की अगर बात की जाए तो अगर किसी बच्चे ने अगर ये पढ़ के नहीं रखा है तो वो आराम से सोच लेगा सर इसके पास ऑक्सीजन ज्यादा तो फिर इसकी ऑक्सीडाइज करने की पावर भी ज्यादा। ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उल्टा ही है। और इसका रीजन है, इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग, इसका रीजन है बैक बॉन्डिंग। अभी बैक बॉन्डिंग क्या होती है ये आपको बाद में पढ़ाएंगे। पढ़ा दिए बैक बॉन्डिंग, किस में पढ़ाइए? हाँ, कार्बन। अच्छा, डाइहैलाइड कार्बन, डाइहैलाइड सिंगलेट कार्बन आर मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट। हाँ, तो वही बैक बॉन्डिंग का रीजन है। ठीक है, तो ये बैक बॉन्डिंग इसकी आपको अलग से बताएंगे। ठीक है, बैक बॉन्डिंग के कुछ स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशन है, वो जब बताएंगे तो उसके साथ में ये भी आएगा, तो उस समय आपको रीजन पता चल जाएगा कि ये इतना पावरफुल क्यों है। और एक और इसमें बात कि जो स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए जो कंपाउंड लिया जाता है वो NaOCl लिया जाता है। NaOCl या NH4OCl, ये कंपाउंड लिए जाते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड और अमोनियम हाइपोक्लोराइड ये लिए जाते हैं, क्लोरीन नहीं ली जाती है। स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए क्लोरीन नहीं लेते। हाँ,
कि अगर क्लोरीन से अगर स्विमिंग पूल को साफ करेंगे तो अपन खुद भी साफ हो जाएंगे, क्योंकि क्लोरीन से क्या होगा कि वो बैक्टीरिया तो मरेंगे, लेकिन हम भी जाएंगे तो हम भी शायद मर जाएंगे। कि क्लोरीन जो होता है वो पानी के साथ मिश्रण करके बना देता है HCl, और वो HCl तो सबको साफ कर देगा। ठीक है, हाँ एक बायो वाले बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, तो एक बताओ दो जवाब कि अपने ना स्टमक में भी है ना HCl सीक्रेट होता है, तो फिर अपने स्टमक ओके मुझे पता था, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। और एक और कि मतलब कि जैसे आप में से कितने बच्चे नॉन वेज हैं, नॉन वेजिटेरियन करते हैं? हाँ ठीक है, नॉन वेजिटेरियन, ओके ठीक है। तो जैसे मैं तो नहीं खाता नॉन वेज, लेकिन ऐसे ही कभी डाउट आया कि जैसे कोई नॉन वेज खाता है तो वो डाइजेस्ट कैसे हो रहा है? नॉन वेज तो एक तरीके से, अरे सुनो तो सही, अब जैसे आप नॉन वेज खा रहे हो तो वो एक बॉडी है, एनिमल बॉडी है, ठीक है। तो जैसे अपनी एक बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, तो फिर अगर ना मान लीजिए कि नॉन वेज जो जा रहा है वो डाइजेस्ट तो हो ही रहा है, तो फिर अगर नॉन वेज अगर अपनी बॉडी में जा रहा है वो डाइजेस्ट हो गया, तो फिर अपनी बॉडी के अंदर जो स्टमक के जो पार्ट्स है वो फिर डाइजेस्ट क्यों नहीं हो जाते? उस फ्लैश को मेरे को अच्छे से बॉईल करता है, जिससे वो सॉफ्ट और डाइजेस्टेबल हो जाता है। बाकी हम ऐसे कोई नहीं कर सकते। लेकिन डोंट रुको, एनिमल्स की बात करें, वो कौन सा बॉईल करके खा रहे हैं? एनिमल्स कौन सा बॉईल करके खा रहे हैं? हाँ भाई, बायो वाले कौन है? बायो वाले कौन है? अच्छा एक ही है, हाँ अच्छा। फ्लैश क्या? तो उससे क्या होगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब कि जैसे नॉन वेज डाइजेस्ट हो जाता है तो फिर अपनी बॉडी के पार्ट्स जो अपने बॉडी के अंदर है वो क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाते? ओके, 2 मिनट बस। मुझे बायो आती होती तो मैं यहाँ पे थोड़ी होता, ठीक है, आती होती तो आज मैं डॉक्टर बन गया होता। चलो ओके, तो पता नहीं ये डाउट मेरे बहुत पहले से था, ठीक है। हाँ ये मतलब कि थोड़ा कह सकते हैं कि प्रोटेक्टेड है अपनी बॉडी के पार्ट्स, उनके ऊपर लेयर्स बनी हुई, हार्ड लेयर्स बनी हुई, इसलिए उनके ऊपर हार्मोन्स का, HCl का असर नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन ठीक है, अब ये कहने के लिए ठीक है, ट्रैक से जा रहा है ना, मुंह से जा रहा है, उसी वही डाइजेस्ट हाँ होता है। लेकिन अब ये क्या मतलब हो कि आप अंदर वाली चीजें थोड़े से ठीक है, ओके, ये कह सकते हैं कि उनका एक ट्रैक बना हुआ है, उस ट्रैक से वो चीजें जा रही हैं और डाइजेस्ट हो रही हैं। चलो ओके, तो केमिस्ट्री में आते हैं। NaOCl और NH4OCl जो होते हैं ये ब्लीचिंग की तरह काम करते हैं, इनको ब्लीचिंग एजेंट कहा जाता है, ये चीजों को साफ करते हैं। तो स्विमिंग पूल को साफ करने के लिए ये NaOCl और NH4Cl यूज करा जाता है कि जिससे वहां पे जो बैक्टीरिया है वो मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, सुनना बातचीत नहीं, NaOCl और जो NH4OCl होते हैं ये कहीं पर भी जाएंगे तो ये टूट के देंगे नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो हाइपोक्लोराइड वाले जो कंपाउंड होते हैं, ClO- वाले जो कंपाउंड होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं। तो अगर ये कहीं पे भी जाएंगे ना तो वहां पे नवजात ऑक्सीजन देंगे, और नवजात ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन के लिए मरे जा रहा है। तो अगर उसको कोई अगर ना बैक्टीरिया भी दिख जाएगा ना तो उस बैक्टीरिया से भी वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, वो बैक्टीरिया से भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है।
तो बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन कर लेगा, उसकी स्किन के साथ, उसके जो स्किन भी किसी मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है उसके साथ रिएक्शन कर लेगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो वहां पे हीट लिबरेट होगी, तो उससे वो बैक्टीरिया जो होगा वो मर जाएगा। इस तरीके से ये ब्लीचिंग की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपने सुना होगा, अभी 1 साल पहले जो कोरोना आया, कोरोना अभी भी चल ही रहा है वैसे, ठीक है, लेकिन आपने सुना होगा कि है ना, जो जब भी है ना कोरोना आया तो जो गवर्नमेंट थी वो है ना अपनी तरफ से स्प्रे करा रही थी, ठीक है, घरों गलियों में, ठीक है, तो वो जो स्प्रे जो कराया जा रहा था वो इसका ही कराया जाता, सोडियम हाइपोक्लोराइड का और अमोनियम हाइपोक्लोराइड का कराया जा रहा था। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड और अमोनियम हाइपोक्लोराइड जो होते हैं ये ब्लीचिंग होते हैं, तो ये कहीं पर भी आप इनका स्प्रे करोगे तो वहां पे बैक्टीरिया अगर कुछ भी है, कुछ भी जर्म्स ही हैं, तो जैसे ही वो स्प्रे करोगे तो वो तुरंत बढ़ जाएंगे, तो आगे उनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो जिससे वो बीमारी के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। हाँ, लेकिन वहां पे स्विमिंग पूल के अंदर जो डाला जाता है ये बहुत थोड़ा सा ही डाला जाता है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा डाल दोगे तो ये फिर अपनी बॉडी से भी रिएक्शन करने लग जाएगा। ठीक है, और जैसे अभी जब फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था उसके बाद, जब फर्स्ट लॉकडाउन के बाद जब ना मार्केट खुला था, तो उस समय हर मतलब की जो दुकानदार थे, जो मॉल वाले थे, उन्होंने अपने बाहर, दुकान के बाहर ये सोडियम हाइपोक्लोराइड की एक बोतल रखी थी। ठीक है, एक बहुत बड़ा जरीकन रखा था, और उससे मतलब कि कोई भी आता था उसको स्प्रे करते थे। ठीक है, तो ऐसा कहीं भी देखा गया कि कहीं पे बी रोड पे कि कोई इंसान आया, उसके ऊपर स्प्रे करा, तो उसकी कलरफुल टी शर्ट थी, ठीक है, वो पूरी पूरी व्हाइट हो गई, पूरी कलरलेस हो गई पूरी कलरलेस हो गई, कलर पूरा गायब हो गया। और वो इंसान जैसे उसको तो पता नहीं था, तो उसको पता नहीं था, वो तो मजे से स्प्रे करा रहा था। वो तो पूरा मजे से यूं हाथ ही ऊपर करती है, पूरा पीछे मुड़ के वो तो पूरा स्प्रे करा रहा था। और फिर कुछ समय के बाद देखा मतलब कि 2-3 मिनट में ये क्या हो गया, पूरा वो कलर ही गायब हो गया। तो मतलब कि दिमाग ही खराब हो गया इंसानों का, ये क्या हो रहा है। फिर पता चला ये तो भाई सोडियम हाइपोक्लोराइड है, ये तो नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये तो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, अपने कपड़ों से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो अपने कपड़ों से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कलर ही नहीं दिखेगा, तो इसलिए कलर गायब हो जाएगा। ओके, ओके, चलिए नेक्स्ट। जो भी नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं ना वो सबके सब ब्लीचिंग है। जो भी नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं वो सबके सब ब्लीचिंग की तरह काम करते हैं। हाइपोक्लोराइड इनका भी काम है नेसेंट ऑक्सीजन देना, तो ये ब्लीचिंग की तरह काम करते हैं। ठीक है, H2O2 कहते हैं ना ब्लीचिंग एजेंट होता है, तो ये ब्लीचिंग एजेंट क्यों होता है, क्योंकि ये भी H2O2 भी क्या करता है, नेसेंट ऑक्सीजन देता है। तो जो भी नेसेंट वो देंगे, नवजात ऑक्सीजन देंगे, वो सबके सब होते हैं ब्लीचिंग एजेंट। हाँ, कैरोजेसिड जो भी नेसेंट ऑक्सीजन देगा वो ना ब्लीचिंग एजेंट होगा। तो कैरोजेसिड भी ब्लीचिंग होते हैं क्योंकि वो भी नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं। कैरोजेसिड कोप्स एलिमिनेशन में आपने पढ़ा था। हाँ, अरे ब्लीचिंग पाउडर तो अलग है, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का भी काम मतलब कि ब्लीचिंग करना ही है, वो भी नेसेंट ऑक्सीजन देता है, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, ये बच्चों वाला फॉर्मूला है, ये बच्चों वाला फॉर्मूला है। ठीक है, इसका सुनो, ये 9-10 में बताया जाता है, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर के जो फॉर्मूले बताए जाते हैं, एक तो ये बताया जाता है CaOCl2, ठीक है, एक बताया जाता है CaOCl होल ट्वाइस और CaCl2, एक ये बताया जाता है। ठीक है, और CaO जैसे इसको ऐसे लिखते हैं CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस, एक बताया जाता है CaCl2 CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये भी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ये भी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है, लेकिन कंप्लीट इसमें से एक भी नहीं है।
कंप्लीट फॉर्मूला है CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस एंड डॉट 2H2। ये कंप्लीट फॉर्मूला है। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो कंप्लीट फॉर्मूला है वो ये है, ठीक है। और आपको ये याद होना चाहिए। डॉट का मतलब कि ये सॉल्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं। बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड नहीं है, मतलब कि इनके क्रिस्टल में, जैसे सुनना, इनका जो क्रिस्टल है ना, इसका जो क्रिस्टल होगा उसमें एक टाइप का एनाइन नहीं है, उसमें Cl- तो है, OCl- भी है, उसमें हाइड्रोक्साइड भी है, ठीक है। तो वहां पे कैल्शियम +2 जो है वो अलग अलग एनाइन को बैलेंस करना है, क्लोराइड को भी करना है, ऑक्सीलाइट को भी करना है, हाइड्रोक्साइड को भी करना है। इसलिए फॉर्मूला लिखा जाता है CaCl2 डॉट CaOCl होल ट्वाइस डॉट CaOH होल ट्वाइस डॉट 2H2। तो ब्लीचिंग पाउडर का कंप्लीट फॉर्मूला होता है ये, और ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। 10th की एनसीईआरटी में ये दे रखा था, ठीक है, लेकिन ये 10th के लिए ठीक था, अब 12th के लिए ये, अब बड़े हो गए, बड़ा फॉर्मूला। Done? नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में है COM-H2 सपोर्ट, कंसंट्रेटेड H2 सपोर्ट। कंसंट्रेटेड H2 सपोर्ट भी जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर की बात करने से पहले थोड़े बेसिक अपन क्लियर कर देते हैं, जो मिसकंसेप्ट होते हैं बच्चों के दिमाग में, उनको क्लियर कर देते हैं। कि अक्सर दिमाग में बच्चों की ये बात बैठ जाती है कि कॉन्क एसिड और डाइल्यूट एसिड जो होते हैं उनकी हरकतें एक जैसी होती है, ठीक है, ऐसा अक्सर दिमाग में आ जाता है, ठीक है। अगर ये क्लियर नहीं करा जाए तो बच्चा हमेशा मान भी लेता है और सवाल को ऐसे कर भी लेता है, उससे बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, उससे आपके सवाल गलत हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कंसंट्रेटेड H2 सपोर्ट, तो केवल कॉन्क H2 सपोर्ट ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डाइल्यूट H2 सपोर्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, ठीक है। कि बच्चे ये समझते हैं कि फॉर्मूला तो सेम ही है, कि आप कॉन्क H2 सपोर्ट बोलो कि आप डाइल्यूट H2 सपोर्ट बोलो तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। हाँ, वो कॉन्क है तो उसकी पावर थोड़ी ज्यादा होगी, वो डाइल्यूट है तो उसकी पावर कम होगी। तो बच्चे ये समझ लेते हैं कि काम तो करेंगे, बस एक स्पीड में करेगा, एक थोड़ा धीरे करेगा, ठीक है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो काम कॉन्क करेगा वही काम डाइल्यूट करेगा। जैसी रिएक्शन कॉन्क ने दी है वैसी रिएक्शन डाइल्यूट देगा, जैसी रिएक्शन डाइल्यूट ने दी है वही काम कॉन्क भी करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब कि 100 रिएक्शंस में अगर बात करें तो 100 रिएक्शंस में 98 रिएक्शंस उनकी मैच करती नहीं है, कॉन्क और डाइल्यूट की मैच करती नहीं है, कोई 1-2 रिएक्शन मैच करती है। तो उन 1-2 रिएक्शन मैच करती है तो उसके आधार पे अगर आप कॉन्क और डाइल्यूट को सेम मान लोगे तो आपके ज्यादातर सवाल गलत हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्क एसिड और डाइल्यूट एसिड जो होते हैं वो एक जैसे होते ही नहीं है, ठीक है। भले इनका फॉर्मूला सेम है लेकिन इनकी हरकतें बिल्कुल अलग है, इनकी रिएक्शंस बहुत अलग होती है। बच्चा मान लेता है, अगर ये बच्चे के क्लियर नहीं कराया जाए तो मान लेता है कि कॉन्क है तो सर वो थोड़ा तेज करेगा, उसकी पावर ज्यादा होगी, डाइल्यूट है तो काम तो होगा लेकिन पावर थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं, पावर क्या काम ही करेगा ये भी जरूरी नहीं, जो काम कॉन्क कर सकता है वो काम डाइल्यूट करेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कॉन्क एसिड को और डाइल्यूट एसिड को सेम मान लेना ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। कॉन्क और डाइल्यूट में रात दिन का अंतर होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूं ऑर्गेनिक का, आप याद कीजिए कि अल्कोहल के अंदर कॉन्क H2 सपोर्ट मिलाते हैं तो अल्कोहल का डीहाइड्रेशन होता है और एल्कीन बनता है,
और अगर मैं एल्कीन के अंदर डाइल्यूट H2SO4 मिला दूं तो उससे हाइड्रेशन होगा और अल्कोहल बनेगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे दोनों ही एसिड H2SO4 है, एक है कॉन्क एक है डाइल्यूट। तो कॉन्क पानी लूज करा रहा है, वो डिहाइड्रेशन कर रहा है, और डाइल्यूट क्या कर रहा है, हाइड्रेशन कर रहा है। तो कॉन्क और डाइल्यूट एक जैसा काम करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ये दोनों सेम काम करेंगे ऐसे कोई गारंटी नहीं है। ये तो एक दूसरे के अलग काम कर सकते हैं, ये जरूर पक्का है, ठीक है। तो कॉन्क और डाइल्यूट में रात दिन का अंतर होता है। ये इनके फॉर्मूले को देख के इनको सेम मान लेना ये बहुत बड़ी भूल है। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो कॉन्क H2SO4 जो होता है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, डाइल्यूट H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है। जैसे यहाँ पे मैं आपको और भी इसके गुण बताता हूँ। कॉन्क H2SO4 की बात की जाए तो कॉन्क H2SO4 एक बहुत बढ़िया एसिड है। कॉन्क H2SO4 की अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बातें करें कॉन्क H2SO4 की, तो कॉन्क H2SO4 एक बहुत बढ़िया एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट है। और कॉन्क H2SO4 एक लो वोलेटाइल लिक्विड है, लो वोलेटाइल लिक्विड होता है। ये लो वोलेटाइल लिक्विड होता है, ये बहुत कम उड़ता है, बहुत कम वेपराइज होता है, इसकी जो वोलेटाइल पावर है बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर हम डाइल्यूट H2SO4 की बात करें तो डाइल्यूट H2SO4 केवल एक एसिड है और कुछ भी नहीं। डाइल्यूट H2SO4 केवल एक एसिड ही होता है और कुछ नहीं होता है। ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, कोई ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट नहीं है, ये कोई लो वोलेटाइल लिक्विड नहीं है, ये केवल एक एसिड है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। कई बार बच्चे मान लेते हैं कि कॉन्क और डाइल्यूट में बस केवल पानी की मात्रा में फर्क है, ठीक है, एक में पानी कम है एक में पानी ज्यादा है, बस इतना ही फर्क है। फॉर्मूला तो सेम है तो काम दोनों के सेम होंगे। अगर आप इसको ऑक्सीडाइजिंग कह रहे हो तो फिर ये भी ऑक्सीडाइजिंग होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कॉन्क और डाइल्यूट एसिड सेम नहीं होते, ठीक है। और वो इन दो एग्जांपल से समझ में आ भी रहा है। आई बात समझ में? ये बात ध्यान रखना, लिख लो। अच्छा नहीं, कोई फर्क नहीं, एजेंट और रीएजेंट में कोई फर्क नहीं। ओके, अब अपन वापस आते हैं कॉन्क H2SO4 पे। तो कॉन्क H2SO4 जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये चीजों को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ठीक है। ये कहीं पे अगर इसको कोई मॉलिक्यूल मिला तो उसको ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये किसी को अगर ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस किस में होगा, ये खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा। तो जब भी कॉन्क H2SO4 सामने वाले का ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद रिड्यूस होके जाएगा SO2। कॉन्क H2SO4 ऑलवेज गिव SO2 इन रिडॉक्स रिएक्शन, कि जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन करेगा तो उस रिडॉक्स रिएक्शन में ये सामने वाले को करेगा ऑक्सीडाइज और खुद होगा रिड्यूस, एंड खुद रिड्यूस होकर देगा SO2। यहाँ पे सल्फर +6 से रिड्यूस होकर जाएगा +4 में, ठीक है। और सुनो एक बात, ये बात जरूरी इंपॉर्टेंट है कि कॉन्क H2SO4 ऑलवेज गिव SO2 इन रिडॉक्स रिएक्शन, कि रिडॉक्स रिएक्शन में, दुनिया की हर रिएक्शन में नहीं, ओनली रिडॉक्स रिएक्शन में अगर ये कहीं पे रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है तो उसमें ये रिड्यूस होकर क्या देगा, SO2। तो ये बात लिख लो कि कॉन्क H2SO4
गिव SO2 इन रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन के नीचे अंडरलाइन कर दो। तो कॉन्क H2SO4 जब सामने वाले का जब ऑक्सीडेशन करता है तो खुद रिड्यूस होके जाता है SO2 में। ठीक है, तो जब भी ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन करेगा तो उसमें ये रिड्यूस होके देगा SO2। जैसे इसमें अपन एग्जांपल्स की बात करें तो इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी में देखें। जैसे आपने जिंक के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दिया तो क्या होगा? जब आप जिंक मेटल के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये क्या करेगा? जिंक को कर देगा ऑक्सीडाइज, इसको ऑक्सीडाइज करके भेज देगा जिंक+2 में और खुद रिड्यूस होकर चला जाएगा SO2 में। क्योंकि अगर आपने सामने वाले का कराया ऑक्सीडेशन तो खुद का करोगे रिडक्शन, और जब ये खुद रिड्यूस होगा तो हमेशा रिड्यूस होकर क्या देगा? SO2। ठीक है, और यहाँ पे जो जिंक+2 जो बनेगा वो वहां पे क्या करेगा? जो वहां पे सॉल्यूशन में जो सल्फेट है उसके चार्ज को बैलेंस करेगा, इसलिए हम इस जिंक+2 को लिख लेंगे ZnSO4। ठीक है, ZnSO4, और इसको एक्वस लिखना, क्योंकि एक्वस मतलब ये वहां पे घुले हुए हैं कि जिंक+2 अलग है, सल्फेट अलग है। अब यहाँ पे साथ में इसलिए बताया है क्योंकि वहां पे जिंक+2 क्या कर रहा है? सल्फेट के चार्ज को बैलेंस कर रहा है, इसलिए लिख दिया ZnSO4। ठीक है, ऐसे ही अगर आप कॉपर के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 मिला दो तो क्या होगा? ये देखते ही क्लिक होना चाहिए कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? बड़े आसानी से कॉपर को कर देगा ऑक्सीडाइज और उसको ऑक्सीडाइज करके भेज देगा Cu+2 में। अगर इसने सामने वाले का कराया ऑक्सीडेशन तो खुद का करेगा रिडक्शन, और जब भी ये खुद रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होकर किसमें जाएगा? SO2 में। तो यहाँ पे क्या बनेगी? SO2 बनेगी। ठीक है, और जो यहाँ पे कॉपर+2 बना है वो कॉपर+2 क्या करेगा? सॉल्यूशन में जो सल्फेट है उसके चार्ज को बैलेंस करेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिख लेंगे CuSO4। और ये CuSO4 की वहां पे कोई पीपीटी नहीं बनी है, वो तो केवल उसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे साथ में लिख लिया। और ये वहां पे पानी में घुले में कॉपर+2 अलग है, सल्फेट अलग है। ठीक है, इसलिए वो वहां पे घुले में, इसलिए अपन यहाँ पे नीचे लिख लेंगे एक्वस। ठीक है, कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि रिएक्शंस में लिखा होता है ना कि जिंक प्लस कॉन्क H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस SO2, तो ZnSO4 साथ में बता के रखा होता है तो बच्चे समझ लेते हैं कि इनकी पीपीटी बन जाती है। नहीं नहीं, इनको साथ में बता के रखा, इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां पे जुड़े हुए हैं, नहीं, वहां पे सॉल्यूशन में जो सल्फेट के जो आयंस थे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो नेगेटिव चार्ज किसी कैटायन से बैलेंस हो रहा होगा, तो वो कैटायन है जिंक+2, तो जिंक+2 उसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है। इसलिए यहाँ पे दिखाने के लिए हमने इन दोनों को एक साथ में बता दिया कि जिंक को इसके साथ जोड़ के बताया, इसका मतलब कि जिंक इसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है। और पानी में बात की जाए तो पानी में जिंक+2 अलग है, सल्फेट अलग है। ठीक है, ऐसे ही और एग्जांपल की बात की जाए, हम अगर ना कार्बन के अंदर अगर कॉन्क H2SO4 मिलाते हैं तो क्या होगा? तो यहाँ पे भी रिडॉक्सिएशन हो जाएगी। कंसंट्रेटेड H2SO4 देखते ही क्लिक होना चाहिए, ये तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये चीजों को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ये कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा और कार्बन को ये ऑक्सीडाइज करके भेज देगा CO2 में और खुद रिड्यूस होकर चला जाएगा SO2 में। जब भी कॉन्क H2SO4 का रिडक्शन होगा तो हमेशा वो क्या देगा? SO2। कॉन्क H2SO4 जब भी रिड्यूस होगा तो हो जाएगा SO2 में। ओके, तो कार्बन को ऑक्सीडाइज करा, उसके बना दी CO2 और खुद रिड्यूस होकर चला जाएगा SO2 में। अब सुनिए, हमने क्या करा? सल्फर लिया और सल्फर को कॉन्क H2SO4 में मिला दिया, तो अब यहाँ पे क्या होगा? अगर आप सल्फर को कॉन्क H2SO4 में मिला दो तो यहाँ पे ओनली SO2 बनेगी, ओनली SO2। आप सल्फर को कॉन्क H2SO4 के अंदर मिलाओ तो ओनली SO2। क्यों? क्योंकि कॉन्क H2SO4 क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज करेगा, और जब इसको ऑक्सीडाइज करेगा तो इसको ऑक्सीडाइज करके भेजेगा SO2 में। कि कॉन्क H2SO4 जब सामने अगर सल्फर होगा, अगर आपने सल्फर एलिमेंट मिलाया है तो सल्फर को कर देगा ऑक्सीडाइज और सल्फर को ऑक्सीडाइज करके भेज देगा SO2 में, और खुद रिड्यूस होगा, तो अगर खुद रिड्यूस होगा तो रिड्यूस होकर भी किसमें जाएगा? SO2 में। तो यहाँ पे ओनली SO2 बनती है। क्यों? क्योंकि इसके ऑक्सीडेशन से भी SO2 बनती है और इसके रिडक्शन से भी SO2 बनती है। तो यहाँ पे दो जगह से SO2 बनती है,
सल्फर के ऑक्सीडेशन से भी और कॉन्ग H2SO4 के रिडक्शन से। ओके, इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ये कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो कि पहले रिएक्शन से पहले यहां पे दो तरह के सल्फर थे, एक सल्फर था 0 में और एक सल्फर था +6 में, और रिएक्शन होने के बाद दोनों सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है, +4 में जा चुके हैं। तो अगर दो ऑक्सीडेशन स्टेट से एक ऑक्सीडेशन स्टेट में जाते हो तो उसको क्या कहते हैं, कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। याद आया कुछ? ठीक है, एक होती है डिसप्रोपोर्शनेशन, एक ऑक्सीडेशन स्टेट से दो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना, और दो ऑक्सीडेशन स्टेट से एक में आना, वो होती है कॉन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, ये रिएक्शन समझ में आई कि यहाँ पे SO2 केवल क्यों बनी, क्योंकि उसने सामने वाले सल्फर को ऑक्सीडाइज करा तो उसको ऑक्सीडाइज करके भेजा SO2 में, और खुद रिलीज होकर भी किसमें जाएगा, SO2 में, इसलिए यहाँ पे केवल क्या बनती है, SO2। ओके, पूछो कोई डाउट, लिखो। CuSO4 aqueous, ये तो मैंने ये बात बताई है कि जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 के अंदर कॉपर मिलाओगे तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करेगा, कॉपर को कर देगा ऑक्सीडाइज, क्योंकि कॉन्ग H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो कॉपर को कर देगा ऑक्सीडाइज, और इसको ऑक्सीडाइज करके भेज देता है कॉपर +2 में। ठीक है, और खुद रिलीज होकर चला जाएगा SO2 में। ओके, अब यहाँ पे जो कॉपर +2 जो बनेगा वो किसी का चार्ज बैलेंस करना होगा। ठीक है, कि आपके ऊपर +2 है तो आप किसी का चार्ज बैलेंस करोगे, तो किसका चार्ज बैलेंस करोगे, तो वहां पे सल्फेट के आयन है, तो सल्फेट के आयन का आप चार्ज बैलेंस करोगे, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। तो आप किसी का चार्ज बैलेंस कर रहे होंगे तो वहां पे किसका बैलेंस करोगे, सल्फेट का, क्योंकि वहां पे एनायन कौन है, सल्फेट, तो आप सल्फेट का चार्ज बैलेंस करोगे। तो एक कॉपर +2 एक सल्फेट का चार्ज को बैलेंस करेगा, इसलिए अपन ने इन दोनों को साथ में लिख दिया CuSO। ठीक है, तो यहाँ पे CuSO को साथ में जो लिखा गया है वो ये बता रहा है कि कॉपर +2 उसके चार्ज को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, लेकिन पानी में ये अलग है, कॉपर +2 अलग है, सल्फेट अलग है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर CuSO साथ में बताया है तो पानी में से जुड़े हुए, नहीं, पानी में सेपरेट है, अलग है। कार्बन वाली रिएक्शन में सल्फेट का चार्ज H+ से बैलेंस होगा, H+, क्योंकि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रली होता है। ठीक है, कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब कि वहां पे सॉल्यूशन के ऊपर ओवरऑल चार्ज आ जाएगा, नहीं, सॉल्यूशन तो न्यूट्रली होगा। हाँ बोलो। हाँ, जिंक एम्फोटेरिक है तो वो एसिड बेस रिएक्शन वाली क्यों नहीं करता, कौन सी वाली रिएक्शन, अच्छा ठीक है, ओके समझ गया, है ना, जिंक वो एम्फोटेरिक वाली रिएक्शन, जैसे जिंक HCl के साथ करता है तो ZnCl2+H2। ओके, तो वो अपन है ना आगे और बातें करेंगे, तो उसमें इस बात को मैं वापस लूंगा तो उसमें बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो चीजों को कर देगा ऑक्सीडाइज और खुद हो जाएगा रिड्यूस। नेक्स्ट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में नेक्स्ट है ओजोन। ओजोन भी जो है ना वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इस बात को आप ऐसे समझ सकते हो कि ओजोन इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये बेंजीन को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बेंजीन की भी पाई बॉन्ड तोड़ देता है। जहां पे
बेंजीन में आप KMnO4 मिलाओ, K2Cr2 मिलाओ, तो KMnO4 और K2Cr2 उसका एक बॉन्ड भी हिला नहीं पाते। लेकिन ओजोन जब आप मिलाओगे ना, ओजोन पूरी उसकी धज्जियां उड़ा देगा, उसके सारे के सारे पाई बॉन्ड तोड़ देगा और क्या बना देगा, ग्लाइकोजल बना देगा। तो वहां पे ग्लाइकोजल बन जाता है। तो आप उससे ये सोच सकते हो कि KMnO4 और K2Cr2 जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेंजीन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, उसका बाल भी बाका नहीं कर पाए, लेकिन ओजोन आते ही क्या होता है, उसकी पूरी धज्जियां उड़ जाती है, उसके सारे के सारे डबल बॉन्ड टूट जाते हैं। तो इसका मतलब कि ओजोन तो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है, ये चीजों को बड़े आसानी से ऑक्सीडाइज कर देता है। अब सवाल ये उठता है, अब यहां पे ध्यान देना कि ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये चीजों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जब ये चीजों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा, तो जब ओजोन सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होकर जाता है -2 में। ओजोन जो होता है वो खुद रिड्यूस होकर जाता है -2 में। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये तो सबको पता है कि ओजोन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा और ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा और खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा, वो भी सब जानते हैं, तो -2 में जाएगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रिड्यूस होकर किस में जाएगा, -2 में जाएगा। -1 में तो जाना नहीं है क्योंकि -1 कोई स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है, तो -2 में जाएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओजोन जब सामने वाले को जब ऑक्सीडाइज करता है तो जब खुद रिड्यूस होता है तो उसका केवल एक ही ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, बाकी 2 ऑक्सीजन पहले भी 0 में रहते हैं और बाद में भी किस में रहते हैं, 0 में रहते हैं। तो ओजोन में जो काम का ऑक्सीजन है वो एक ही है, बाकी 2 ऑक्सीजन तो ढीठ है, वो किसी काम के नहीं है, वो पहले भी 0 में थे और वो बाद में भी 0 में रहते हैं। इसमें काम का ऑक्सीजन एक ही है, एक ही ऑक्सीजन रिड्यूस होकर -2 में जाता है और बाकी 2 ऑक्सीजन बाद में भी किस में रहते हैं, 0 में रहते हैं, तो उनकी क्या बन जाती है, O2 बन जाती है। ठीक है, तो ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। ओके, इसको कौन प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कह सकते, नहीं डिसप्रोपोर्शनेशन भी नहीं कह सकते, वो तो 0 से पहले से ही था, वो तो 0 पहले से ही था। डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना। और वैसे डेफिनेशन क्या है, खुद का ही ऑक्सीडेशन खुद का ही रिडक्शन है, खुद ही ऑक्सीडाइज होना खुद ही रिड्यूस होना। यहाँ पे क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि ऑक्सीजन खुद ही ऑक्सीडाइज हो गया और खुद ही रिड्यूस हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो आपने किसी सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराया और उससे इलेक्ट्रॉन लिए और रिड्यूस हो रहे हो, ठीक है, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करके रिड्यूस हो रहा है, तो ये सिंपल एक रिडॉक्स रिएक्शन करेगा, ये डिसप्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, और ये जो वाला 0 वाला ऑक्सीजन जो आए वो पहले भी 0 में थे, ऐसा नहीं कि ऑक्सीडेशन से बने, वो पहले भी 0 थे। कि यहाँ पे 3 ऑक्सीजन थे तो पहले तीनों के तीनों ऑक्सीजन 0 में थे, और जैसे ही ओजोन ने सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा तो वहां से इलेक्ट्रॉन मिले, तो इसका एक ऑक्सीजन रिड्यूस होकर चला गया -2 में, और बाकी 2 ऑक्सीजन पहले भी 0 में थे और बाद में भी किस में, 0। ओके, फिर नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CONH2, कंसंट्रेटेड HNO3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की लिस्ट में नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड HNO3। CONH2 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये तो अगर एसिड में अगर बात की जाए, सुनना बातचीत नहीं, एसिड में अगर बात की जाए कि जो एसिड्स जो होते हैं उसमें जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो आता है वो HNO3 आता है, कि CONH2 जो होता है वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आता है। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 से भी ज्यादा होती है। ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि कंसंट्रेटेड HNO3 जो होता है
वो एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। ठीक है, अब जैसे हमने थोड़ी देर पहले अभी पढ़ा कि कॉन्क H2SO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन कॉन्क H2O3 जो होता है ना वो कॉन्क H2SO4 से भी अच्छा होता है। इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर होती है वो H2SO4 से भी ज्यादा होती है। ठीक है, और एक और एसिड है जो एनसीईआरटी ने इनके साथ दे रखा है, वो है H3PO4। H3PO4 तो एनसीईआरटी में ये 3 एसिड साथ में दे रखे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि कॉन्क H2O3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। ठीक है, और H3PO4 जो होता है वो एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है। ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये ओनली एसिड है, इसके पास कोई ऑक्सीडाइजिंग पावर नहीं होती, ये कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये चीजों को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता। और H2SO4 के लिए लिखा है कि ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, कि मतलब कि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग जो पावर है वो H2O3 से कम है और H3PO4 से ज्यादा है। तो अगर ऑर्डर देखा जाए तो कॉन्क H2O3 सबसे बढ़िया हो जाएगा, H2SO4 उससे वीक और H3PO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ही नहीं, तो ये तो सबसे बेकार होगा। ओके, तो ये काम का ऑर्डर है, ध्यान रखना कि एसिड्स में अगर अपन बात करें तो एसिड में जो सबसे पावरफुल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो कंसंट्रेटेड H2O3 होता है। अब सवाल ये बनता है कि कॉन्क H2O3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये जब है ना सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होकर किस में जाएगा, तो जब भी ये रिड्यूस होगा तो ये हमेशा रिड्यूस होकर देगा NO2। जिस तरीके से कॉन्क H2SO4 हमेशा SO2 देता है, तो ये हमेशा रिड्यूस होकर क्या देगा, NO2। ठीक है, ये बात लिखिए, कॉन्क H2O3 ऑलवेज गिव NO2 इन रिडॉक्स रिएक्शन, कि जब भी ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन करेगा तो उस रिडॉक्स रिएक्शन में ये रिड्यूस होकर देगा NO2। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, लेकिन कॉन्क H2O3 में बहुत सारी बातें करनी है, इसमें बहुत सारी बातें करनी है, इसमें बहुत सी बातें छिपी हुई है जो अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे।